बार फिर से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है अनुसंधान समस्या। क्या है टॉपिक मित्रों? अनुसंधान समस्या। तो आज हम लोग डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं अनुसंधान समस्या के बारे में, या इसको हम अंग्रेजी में बोलें तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो है आज अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं अनुसंधान समस्या से क्या तात्पर्य है। और अनुसंधानकर्ता के लिए समस्या एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अनुसंधान समस्या ही निकालना सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जब कोई अनुसंधानकर्ता जब रिसर्च फील्ड में आने का प्रयास करता है और उसे रिसर्च करने की इच्छा जागृत होती है, तो वह सबसे पहले जब उसके गाइड या कोई भी टीचर या अपने सीनियर से बात करता है कि अनुसंधान कहाँ से हम स्टार्ट करें, तो उसके सबसे पहले दिमाग में बेसिक में यही डाला जाता है कि स्टूडेंट्स के कि आप जो है सबसे पहले एक समस्या क्रिएट करिए, और एक रिलेवेंट समस्या होनी चाहिए, एक बहुत प्रासंगिक समस्या होना चाहिए, प्रॉब्लम होनी चाहिए जिस पर कि रिसर्च किया जा सके। और समस्या ऐसा हो कि इसके पहले के जो समस्या आप सेलेक्ट करते हैं या बनाते हैं वो उस पे जो है रिसर्च ना हुए हों, या जो रिसर्च हुआ है उससे कोरिलेट करता हुआ कुछ नयापन आप जो है उस रिसर्च में परिमार्जित करके आप जो है समस्या बना सकते हैं। यानी वहाँ पे जो स्टेटमेंट हो गए होते हैं, यानी जिन पर अनुसंधान हो गया होता है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, एक रिसर्च गैप को सर्च करते हैं। ये मित्रों इसको नोट कर लीजिए ध्यान से कि हम एक क्या ढूंढते हैं, रिसर्च गैप, यानी किन दो वेरिएबल्स के बीच में अभी हमको अंतर संबंध नहीं मिला है। ठीक है, पहले तो आप रिसर्च फील्ड को सिलेक्ट करिए कि किस पर आप जो है अनुसंधान करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, किस फील्ड में है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है एक समस्या यानी प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है। तो चलिए, ये तो था थोड़ा सा व्यवहारिक बातें हम लोगों ने कर लिया, लेकिन अब समय ज़्यादा ना गंवाते हुए हम इसके बेसिक डेफिनीशन पे चलते हैं और कुछ अनुसंधानकर्ता से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनीशन सीखेंगे और उससे कोरिलेट करेंगे हम कि अनुसंधान समस्या क्या हो सकती है और किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं अनुसंधान समस्या यानी रिसर्च प्रॉब्लम को। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि अनुसंधान समस्या से तात्पर्य दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध बताने वाले किसी अनुत्तरित प्रश्न या जिज्ञासा से होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि अनुसंधान समस्या जो होता है वो क्या होता है, दो या दो से अधिक चरों के बीच, दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध बताने वाले किसी अनुत्तरित प्रश्न, यानी जिसका आंसर या जिसका जो है उत्तर अभी तक हम लोगों के सामने नहीं आया है, उसे ही हम अनुसंधान समस्या के रूप में देख सकते हैं। या हमारे अंदर जो जिज्ञासा है कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ हम जब अपने नज़र के सामने देखते हैं और उसके बारे में हमको नहीं पता होता है, तो एक जानने की उत्सुकता या जिज्ञासा जागृत होती है, तो वह भी क्या है, एक अनुसंधान समस्या का ही एक व्यवस्थित रूप है। ठीक, अब इसको आगे समझते हैं। कभी कभी अनुसंधान की समस्या को कथन यानी स्टेटमेंट के रूप में भी लिख दिया जाता है। अनुसंधान समस्या या अनुसंधान प्रश्न में प्रायः एक या एक से अधिक कार्य कारण संबंध समाहित होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे कभी कभी अनुसंधानकर्ता जब अनुसंधान समस्या ढूंढने का प्रयास करता है, तो कुछ समस्याएं इस प्रकार से आपके सामने आ जाती हैं जिसमें किसी एक चर का दूसरे चर पर प्रभाव देखने को मिलता है, यानी उसमें कार्य कारण संबंध आप प्रभावित होने लगते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, कार्य कारण संबंध, यानी किसी एक कार्य के करने से किसी दूसरे कार्य पर प्रभाव पड़ना, किस कारण से प्रभाव पड़ रहा है, किसके द्वारा ये परिवर्तित हो रहा है, ये सारे संबंध आपको एक प्रश्नात्मक दृष्टिकोण से आपको दिखाई देने लगते हैं। तो वहीं से हम लोग एक समस्या या कथन इवेल्युएट कर लेते हैं। अब जैसा कि कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने डिफाइन किया है, जिसमें कुछ फेमस शिक्षा शास्त्री हैं, जिसमें पहला नाम है फ्रेड एन कर्लिंगर। कर्लिंगर साहब कहते हैं कि समस्या एक प्रश्नवाचक वाक्य या कथन होता है
जो पूछता है दो या अधिक चरों के बीच क्या संबंध विद्यमान है। तो यानी कर्लिंगर साहब कहते हैं अपने डेफिनेशन में कि यह एक समस्यात्मक प्रश्नवाचक कथन होता है जिसमें पूछा जाता है कि दो या अधिक चरों के बीच क्या संबंध विद्यमान है। यानी दो वेरिएबल्स हैं। जैसे अब कहने का मतलब है कि अगर बच्चों को पुरस्कार दिया जाए तो उनकी पढ़ने की क्षमता या लर्निंग प्रोसेस इंक्रीज़ करता है। तो इसमें क्या है, पुरस्कार देना और पढ़ने की क्षमता या लर्निंग प्रोसेस, ये दो वेरिएबल हो जाएंगे। अब इनके अंदर कौन सा प्रभाव पड़ता है, ये क्या होता है, एक कथन के रूप में हो जाता है और यह एक कथन क्या होता है, अनुसंधान समस्या के रूप ले लेता है। ठीक, अब आगे हम बढ़ें तो जॉन सी टाउनसेंड क्या कहते हैं। जॉन सी टाउनसेंड के अनुसार क्या होता है कि समस्या समाधान के लिए प्रस्तावित प्रश्न है। यानी समस्या एक समाधान के लिए प्रस्तावित प्रश्न है, अर्थात समस्या तब होती है जब किसी प्रश्न पर कोई उत्तर उपलब्ध ही नहीं होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर जब कोई रिसर्च करता है या कोई अनुसंधान करने के लिए प्रयास करता है, तो जब हमारे पास कोई प्रश्न ऐसा आ जाए जिसका हम उत्तर तत्काल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम उस प्रश्न को तुरंत क्रिएट किए हैं और वो हमें नया सा आपको प्रश्न दिख रहा है, तो उसका उत्तर तो तुरंत मिल नहीं जाएगा। तो उस उत्तर को ढूंढने का जो प्रयास किया जाता है, जिस वजह से आप ढूंढने का प्रयास करते हैं, वह वजह ही एक समस्या हो जाता है या एक कथन हो जाता है अनुसंधानकर्ता के लिए। अब इसी कड़ी में मैकगुवेन कहते हैं, इसी कड़ी में F.J. मैकगुवेन के अनुसार समस्या क्या होता है। बहुत अच्छी लाइन उन्होंने लिखा है कि समस्या वह है जो ऐसा प्रश्न प्रस्तुत करती है जिसका उत्तर व्यक्ति की क्षमताओं के प्रयोग से किया जाता है। यानी समस्या वह है जो ऐसा प्रश्न प्रस्तुत करती है जिसका उत्तर व्यक्ति की क्षमताओं के प्रयोग से किया जाता है। कहने का मतलब है कि मनुष्य वही समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है जो करने योग्य होता है। व्यक्ति या अनुसंधान करता वही समस्या सेलेक्ट करता है, वह व्यक्ति जो करने योग्य होता है। तो कोई भी व्यक्ति की क्षमता जिस समस्या समाधान तक सीमित होता है, वह एक समस्या का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, और इन्होंने यह भी कहा है कि समस्या से तात्पर्य हमारे ज्ञान में कमी से है। बिल्कुल सही बात है। जब हमको पता नहीं होगा किसी वस्तु के बारे में, अब जैसे कहा जाए कि ताजमहल कब बनाया गया, कौन बनाया, किसके द्वारा बनाया गया, तो ये क्या है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। यानी हम जो पहली बार ताजमहल का नाम सुनेंगे उनको तो लगेगा कि ये कैसे बना, क्यों बना, कौन बनवाया, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। तो वह उसके लिए आप सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, वहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे, वहाँ के जो इतिहासकार हैं उनसे आप प्रश्न करेंगे, पूछेंगे, तभी तो चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो इस तरीके से मतलब है कि लैक ऑफ नॉलेज होता है। लैक ऑफ नॉलेज मतलब नॉलेज की कमी होती है। जब समाधान के लिए नॉलेज की कमी होती है तो वहीं पे तो हमारे समस्या उत्पन्न हो जाते हैं, और वही हमारा क्या हो जाता है, अनुसंधानकर्ता के लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है, अनुसंधान समस्या का रूप धारण कर लेता है। तो इस तरीके से ये 2-3 शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने आपको अनुसंधान समस्या के बारे में कुछ बताते हैं। अब इसी कड़ी में अगर हम आगे बढ़ने का प्रयास करें तो अनुसंधान समस्या की विशेषताएं क्या होती हैं, या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जो कि एक अनुसंधान समस्या के लिए ऐसा नहीं है कि एक ऐसी समस्या आप क्रिएट करें जो कि वो रिसर्चेबल ही ना हो, मतलब उसके लिए हम डाटा ही ना कलेक्ट कर पाएँ। तो उसके दृष्टिकोण से अनुसंधान समस्या की कुछ निम्न विशेषताएं हैं जिनको आप अच्छे से समझना जरूरी है। जिसमें सबसे पहली अनुसंधान समस्या यह होनी चाहिए कि कोई भी हम अगर समस्या सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए कोई अनुसंधान करने गया और वह अनुसंधान समस्या कुछ इस प्रकार से ले लिया जो ये निम्न कैटेगरीज कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो उसे हम एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित समस्या कह सकते हैं। जिसमें पहला है कि अनुसंधान समस्या स्पष्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि उसमें खिचड़ी पकी हो,
आप किस वेरिएबल को सिलेक्ट कर रहे हैं, किस वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर इफ़ेक्ट देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। और साथ ही साथ मूर्त यानी कंक्रीट होना चाहिए। मूर्त मतलब वो दिखाई भी देना चाहिए कि वास्तविकता में कौन सी प्रॉब्लम आपने सेलेक्ट किया है, क्या लोग उसको देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकृति की आपकी प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक, अब दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अनुसंधान समस्या का समाधान वैज्ञानिक विधि के प्रयोग द्वारा संभव होना चाहिए। यानी आपका जो समाधान है समस्या का, उसमें हम वैज्ञानिकता ला सकें, यानी वैज्ञानिक विधि से वह प्रयोगित हो सके, इस तरीके का आपका समस्या होनी चाहिए। अर्थात वैज्ञानिक विधि का मतलब है कि आगमन निगमन विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। आगमन निगमन विधि हमने आपको बताया था पहले की वीडियोज़ में। आगमन निगमन विधि क्या होते हैं? आगमन निगमन विधि में वैज्ञानिकता का मिश्रण होता है। ठीक है, यानी वैज्ञानिकता का मिश्रण जहाँ होता है वहाँ आगमन और निगमन स्वतः आ जाते हैं। ठीक, तो यह भी अनुसंधान समस्या के लिए होनी चाहिए। आगे बढ़ें हम, तो तीसरी बात यहाँ पे आपको समझनी है कि अनुसंधान समस्या समाधान योग्य होना चाहिए। यही सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई आप ऐसी समस्या ले लेते हैं जिसका समस्या का समाधान ही नहीं हम कर सकते। अब जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए कि आकाश में तारों की संख्या कितनी है, तो ये क्या है? आपने ऐसा आप समस्या कथन कह रहे हैं जिसका तो जीवन में आप इतना समझ पा रहे हैं कि अनंत है, लेकिन अनंत की संख्या नहीं हो सकती, अनंत की कल्पना मात्र कर सकते हैं। तो कुल मिला के ऐसा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना है जो लोगों के टच में हो, लोगों के व्यवहारिक जीवन से घटित होनी चाहिए, लोगों के हित में होना चाहिए। इस तरीके की समस्या समाधान होने चाहिए और जो समाधान के काबिल हो सके। ठीक, तो इस तरीके के समस्या समाधान को सेलेक्ट करना चाहिए। और चौथी बात यहाँ पे आपको यह ध्यान देना है कि अनुसंधान समस्या का क्षेत्र विस्तार तथा आकार समुचित होना चाहिए। ठीक, अब इस शब्द से क्या तात्पर्य है? इस शब्द से यह तात्पर्य है कि अनुसंधान समस्या अगर आप कोई कार्य क्षेत्र के अंतर्गत लेते हैं तो उसका क्षेत्र विस्तार यानी वो एक परिसीमन होना चाहिए उस क्षेत्र में, कि हम जैसे प्रतापगढ़ या उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हम महाविद्यालयों के अध्यापकों के शैक्षिक उपलब्धि क्या एकत्रित करना चाहते हैं। तो क्या हुआ, इसका एक क्षेत्र विस्तार यहाँ पे संकुचित करना होगा। आपको किसी एक विशेष क्षेत्र में आपको जो है कंसंट्रेट करना पड़ेगा और साथ ही साथ उसके आकार को भी समुचित रखना पड़ेगा। यानी उसके आप कितने आप ले रहे हैं, 500 महाविद्यालय ले रहे हैं, 200 महाविद्यालय ले रहे हैं, 400, तो उसको भी आपको समुचित व्यवस्था के अंतर्गत रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से तो अनुसंधान समस्या का जो क्षेत्र विस्तार हो और उसका आकार, यानी उसको सैम्पलिंग भी कहा जा सकता है, सैम्पलिंग हम आगे बात करेंगे, तो वह भी एक निश्चित होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कह दिए कि हम सारे भारत के जितने भी महाविद्यालय हैं उनके अध्यापकों के शैक्षिक उपलब्धि के बारे में हम विवेचना करेंगे, तो ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाएगा और इसको करने में बहुत टाइम भी लग जाएगा और ये थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, तो ये करना थोड़ा सा सबके लिए संभव नहीं हो सकता। तो इसलिए कार्य क्षेत्र का विस्तार और आकार समुचित होना चाहिए। अब पांचवी बात यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अनुसंधान समस्या का स्वरूप ज्ञान के भंडार में वृद्धि करने वाला होना चाहिए। यानी अब आपका अनुसंधान समस्या आपने कोई सेलेक्ट कर लिया, अब आपने ऐसा सेलेक्ट किया जिससे कि हम कोई उससे रिलेटेड या उससे कोई हम एसोसिएट अगले ज्ञान को, अगले नॉलेज को हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो वह भी एक अनुसंधान समस्या का स्वरूप नहीं हो सकता है, वो थोड़ा सा लैक हो जाएगा प्रॉब्लम में। ठीक, तो यानी ऐसा समस्या होना चाहिए जिसके समाधान के बाद हमारे जो ज्ञान अभी तक हैं उससे थोड़ा सा ज्ञान और अप होना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए। और छठा इसमें होता है कि अनुसंधान समस्या का समाधान सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों ही दृष्टि में उपयोगी होना चाहिए। यानी अनुसंधान समस्या इस प्रकार से होना चाहिए कि उसको हम सैद्धांतिक रूप से उपयोग करें तब भी वो इम्प्लीमेंट हो जाए, और साथ ही साथ हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी इम्प्लीमेंट करें तब भी वो जो है अनुप्रयोग में लाया जा सके। और आगे हम
यहाँ पे लास्ट यानी 7वां नंबर है अनुसंधान समस्या के लिए कि अनुसंधान समस्या को अनुसंधानकर्ता की रुचि, क्षमता तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप होना चाहिए। जो पहले हमने बात किया था कि कोई भी आप अनुसंधान करने जाते हैं और ऐसी समस्या सेलेक्ट कर लेते हैं जो आपके रुचि का नहीं होता है। अब जैसे कोई मान लीजिए दर्शन का विद्यार्थी है और वो कहे कि हम ऐसे अनुसंधान आप को सिलेक्ट कर ले जिसमें गणनात्मक वर्णनात्मक स्थिति आ जाए, जिसमें सांख्यिकी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए आ जाए, तो उसके लिए वो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में अक्षम होता है या उस चीज़ में उसको समस्या आएगी। तो इस तरीके के अनुसंधान समस्या उसके लिए हितकर नहीं होंगे। हितकर वही होंगे जो विषय उसके पकड़ में हो, जो डीप नॉलेज रखता हो, जो उसकी क्षमता हो और उसके पास कैसे उपलब्ध संसाधन हैं उसको अनुसंधान समस्या को समाधान करने के लिए। तो इसके अनुरूप उसकी अनुसंधान समस्या होनी चाहिए। तो आई होप अनुसंधान समस्या की परिभाषा और इसका स्वरूप और इसका विशेषता आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप नए हो वीडियो पे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।